सबके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खान पान जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हम लोग वेस्टर्न साइड में चले जा रहे हैं। अपना खान पान को जो हम पहले करते थे भारतीय पद्धति से वो कर नहीं पा रहे, और इसीलिए वजह से जो पोषक तत्व अपने शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलते। सर जैसे आजकल एंजाइटी और स्ट्रेस ये दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे से बच्चे के अंदर भी स्ट्रेस आ जाता है, मतलब कितना नुकसान पहुंचा रहा है बच्चों पे, आप कुछ बताएंगे? इसमें एंजाइटी के पहले हमें कारण ढूंढना चाहिए, बच्चों में भी है तो, और एडल्ट में अलग कारण होते हैं। बच्चों में अटेंशन डेफिसिट। एक हेल्दी व्यक्ति को साल में कितनी बार सर अपना बॉडी टेस्ट कराना चाहिए? उम्र के हिसाब से लेना चाहिए। अप टू 25 टू 35 ईयर्स ऑफ एज बिल्कुल हेल्दी है तो 2-3 साल में एक बार करना चाहिए। अब 35 टू 45 हो गया तो आइदर 2 बार करो या ईयरली करो। विंटर चल रहे हैं तो जैसे किसी बच्चे को जुकाम, सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है और वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो सर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे वो बच्चों को तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क? आप बोल रहे हैं कि सर्दी, खांसी, आम जुकाम है, और दूसरा आपने पूछा कि निमोनिया, ठीक है। ये 2 चीज़ों का जो आपने पूछा, तो मैं आपको साइंटिफिक भाषा में ये बताना चाहूँगा कि सर्दी खांसी का जो बुखार आता है वो थोड़ा सा तेज़ तो रहता है, लेकिन इतना ट्रबलसम नहीं रहता है। ज़्यादा तेज़ जो सिम्टम्स आ गए तो हम समझ जाने कि वो निमोनिया की तरफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया उपाध्याय। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में, सेंट्रल केयर फाउंडेशन में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत ही जाने माने डॉक्टर A.K. गटपाइले। नमस्कार सर। जो डॉक्टर गटपाइले हैं वो डायरेक्टर जनरल मेडिसिन MBBS MD इन महानंदा हॉस्पिटल्स। तो सर कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सर आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए दे दीजिए। ठीक है प्रिया, मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. गटपाइले हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहले कार्यरत था, अभी मैं रिटायर्ड हो गया। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, HOD मेडिसिन, देन मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और उसके बाद में डायरेक्टर PGI रह चुका हूँ। मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली से रिटायर हो चुका हूँ। उसके बाद में मैंने स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड साइंसेज शारदा, ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया एज ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। उसके बाद में मैं HOD मेडिसिन और उसके बाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ शारदा हॉस्पिटल रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने मेरे सर्विस में 2 बार रिटायर हो चुका हूँ, और अभी मैं महानंदन अस्पताल में, महानंदन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में डायरेक्टर मेडिसिन एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट करके काम कर रहा हूँ। मैं रोज़ के मरीज भी देखता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखता हूँ। सर आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, जो हमारी जनता है वो ये जानना चाहती है कि जो इम्यूनिटी वीक हो रही है उनके अंदर दिन पे दिन, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, सबके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रिया, इम्यूनिटी वीक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट अपना पहला कारण तो हमने आम आदमी के लिए ये मानना चाहिए कि खान पान जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हम लोग वेस्टर्न साइड में चले जा रहे हैं। अपना खान पान को जो हम पहले करते थे भारतीय पद्धति से वो कर नहीं पा रहे, और इसीलिए वजह से जो पोषक तत्व अपने शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलते। दूसरी बात, जो पोल्यूशन है, अपना इतना अभी प्रदूषण चालू हो गया कि जिसकी वजह से भी अपने शरीर में, फेफड़े में थोड़ी डैमेज होकर उसकी भी इम्यूनिटी कम होती है। तीसरी बात है कि हम लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करते अपने आप को बचाव के प्रतिकारक शक्ति करनी चाहिए। और चौथी बात है कि हम लोग कुछ चीज़ों का मिसयूज करते। मिसयूज मीन्स, एक छोटी सी बात बताऊंगा कि भाई थोड़ी सी सर्दी खांसी आई, एंटीबायोटिक ले लिया, कुछ भी नहीं है, पेन हो रहा है, हाँ पेन किलर ले लिया। तो ऐसे से बार बार दवाई लेने की वजह से अपनी शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है।
ओके सर, जैसे सर हम ये देखते हैं कि कोविड के बाद से जो रूटीन चेंज हुआ है सबका बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। लाइफ में सब बहुत स्ट्रेस्ड भी रहते हैं और इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो सर बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये सुना हमने कि एक इन्फ्लुएंजा जो होता है म्यूटेट होता है। तो सर इस केस में क्या मतलब क्या प्रिकॉशंस ले हमारी जनता कि जिससे वो अवेयर रहे इस चीज़ से? बिल्कुल सही बात किया आपने। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसकी वजह से दुनिया के काफ़ी लोग मर गए और अपना इंडिया ने इस रोग की थाम में हमारी सरकार ने काफ़ी योगदान दिया है। इसी वजह से हम लोग काफ़ी हद तक बच पड़े हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हैं। ये एक ऐसा वायरस है कि जिसकी वजह से अपनी इम्यूनिटी डाउन हो रही है और तरह तरह की बीमारियां हमारे पास, स्पेशली लंग और गम कार्सिनोमाज और ब्रेन कार्सिनोमाज की बीमारी ये पाई गई है कोविड-19 में। कोविड-19 अभी इस हाइबरनेशन में चला गया है जिसको बोलते हैं एंडेमिक हो गया और एंडेमिक होने की वजह से कोविड-19 वातावरण में है, लेकिन हमारी प्रतिकारक शक्ति उससे ज़्यादा होने की वजह से हम लोग उसके ऊपर हावी हैं। तो हमें एकदम से वो अफेक्ट नहीं करता, बट धीरे धीरे हमें हमारे शरीर को वो खंगला जा रहा है। इसी समय में स्पेशली जो बच्चे लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं और जिनको कोई खांसी की बीमारी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ऐसे लोगों को इम्यूनाइजेशन दिया जाता है जो ऑलरेडी रिकमेंडेड है। जैसा आपने बोला कि भाई इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन देना चाहिए, बट सभी लोगों को नहीं। जो ज़्यादा ससेप्टिबल है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक मानी जाएगी, ओल्ड एज है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, एडल्ट है लेकिन एसोसिएटेड बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फंगल इन्फेक्शन, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, तो उनको दी जाएगी। या बच्चे में जिनकी इम्यूनिटी अभी अभी डेवलप होने के लायक बनी है, जैसे ऐसे सर लोगों को हम एक्सेप्ट करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। जैसे सर कोई पेशेंट है वो जानना चाहता है कि मतलब जो वैक्सीनेशन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन अभी बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई थी कि आपको अगर 4 दिन से ज़्यादा बुखार होता है तो आपको ये वैक्सीनेशन कराना है। क्या ये सर सही था या मार्केट ट्रेंड था? मेरी वजह से सही नहीं है। 4 दिन के बुखार में हम किसी को वैक्सीनेशन एडवाइस नहीं करते। अभी अभी जैसा मैंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन है कि ऐसे कुछ बीमारियां है जिसमें कोमॉर्बिड कंडीशन है और हमें ये पता चलता है कि आपका इम्यूनिटी वीक है, ऐसे लोगों में हम लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं। बट अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन जो एनसीआर दिल्ली में इतना पोल्यूशन है और जिसकी की वजह से खांसी की बीमारी बनते जा रही है, इस समय में जो बुजुर्ग है उनको यदि बीमारी नहीं भी है तब भी उनको वैक्सीनेशन मैं रिकमेंड करूंगा, सभी लोगों के लिए नहीं। सर जैसे हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं तो सर यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि अगर कोल्ड हो जाता है तो सबका थ्रोट भी चोक हो जाता है। तो इसमें जो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर से रिकमेंड भी नहीं करते और वो सीधे नेबुलाइज कर देते हैं, क्या ये सेफ है सर? कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से सलाह से नहीं लेनी चाहिए। अभी नीम हकीम खत्री जान आपने सुना ही होगा, ये कहावत बहुत फेमस है, क्योंकि बिना डॉक्टर पूछे कुछ भी दवाई लिखते, फिर रिएक्शन आ गई कुछ दवाई। क्योंकि नेबुलाइजेशन, यस, आपको सांस की बीमारी है, आपको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही तो नेबुलाइजेशन है। ये नेबुलाइजेशन जो है ना, अल्फा स्टिमुलेटर है। अल्फा स्टिमुलेशन से हार्ट रेट बढ़ता है और जिसको हार्ट की बीमारी है उसमें समझो नेबुलाइजेशन 2-4 बार ले लिया तो हो सकता है उसके शरीर के ऊपर बेकार परिणाम हो या उसको हार्ट अटैक आ जाए। तो इसीलिए नीम हकीम खत्री जान नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाइएगा, वो आपको देखेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट असेस करेंगे और उसके बाद में जो भी बोलेंगे वो आप कर लीजिए। एक बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया और एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो सर इसमें डिफरेंस क्या आता है? दोनों बहुत अलग अलग किस्म के कीटाणु है। एक वायरस है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, बहुत कम दवाइयाँ एंटीवायरल है। बैक्टीरिया है, हमारे पास बैक्टीरिया के अलग दवाइयाँ होते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन। एक होता है एंटीवायरल। वायरस सेल्फ लिमिटिंग डिसीज में माना जाता है, जो अपने आप कुछ दिनों के बाद, जैसा यूजुअली हम 4-5 दिन में पहले होता था, अभी प्रदूषण होने की वजह से 7-8 दिन लेता है। तो सेल्फ लिमिटिंग होता है, अनलेस कि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो। सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। तो ऐसे समय
एंटीवायरल हम किसी को नहीं देते हैं, बहुत रेयर केसेस में, न्यूरोलॉजिकल केसेस में हम एंटीवायरल दवा देते हैं, ऐसे रेगुलर नहीं देते। यदि लिमिटेशन कब का 5-6 दिन में नहीं हुआ, उसको बलगम आता रहा है, उसको बुखार की प्रक्रिया जारी है, तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे सर आजकल देखते हैं कि ऑनलाइन भी कंसल्टेशन चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है, तो लोग अपने समय बचाने के अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेते हैं। तो बट कभी कभार ऐसा होता है कि उन्होंने डॉक्टर ऑनलाइन जो आप बताते हो मतलब वही जान के ही वो मेडिसिन दे देते हैं, बट इस केसेस में क्या हो जाता है, कभी कभार पेशेंट अपनी चीज़ें नहीं बता पाता है। बिल्कुल सही बताया प्रिया जी। ऑनलाइन कंसल्टेशन इज गुड फॉर इमरजेंसी बट नॉट फॉर रेगुलर ट्रीटमेंट। रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए हमें डॉक्टर का परामर्श इन फिजिकल में लेना तो जरूरी होता, क्योंकि हिस्ट्री ऑनलाइन में इतना प्रॉपरली असेसमेंट नहीं होता है। और हमारा एज इन एलोपैथिक में मैक्सिमम डायग्नोसिस 50% डायग्नोसिस हिस्ट्री पे डिपेंड होता है। Okay. जैसा कि मैं बोलूँगा कि यदि आपको सांस की बीमारी है तो सांस की बीमारी कैसा है उसको मैं असेसमेंट करूँगा। मॉर्निंग को होता है, इवनिंग को होता है, एक्सरसाइज के बारे में होता है, रिलीव्ड कैसा होता है, एग्जैगरेटेड कैसा होता है, उस हिसाब से हमारा थोड़ा सा डायग्नोसिस चेंज हो जाता है। तो फिजिकल प्रेजेंस डॉक्टर को कम से कम एक बार असेसमेंट के लिए, बाद में फॉलोअप के लिए नहीं भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें बेसलाइन हमें पता होता है। ओके सर, जैसे आजकल देखेंगे हम जनरली फ़ोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है कि नींद कम आती है लोगों को, तो सर वो फ़ोन यूज़ करने की वजह से आती है या कोई और रीज़न है? देखिए इससे बहुत सारे रीज़न है। फ़ोन तो अभी एक कॉमन कमोडिटी हो गई, ऐसा मैं बोलूँगा। कमोडिटी इट्स नॉट इसेंशियल, एब्सोल्यूट इसेंशियल, इट इज़ ए नीड नाउ। ज़रूरत का सामान हो गया फ़ोन। अभी एक बार फ़ोन मिस हो गया तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया, हमने बहुत सारी चीज़ें खो दी है, ऐसा लग रहा है। हाँ, आप फ़ोन का इस्तेमाल करिए बट ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, अच्छा है। नींद कब आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप फ़ोन को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं। यू गेट फटीग, स्ट्रेस, हेडेक, बॉडी एक, सारी चीज़ें फ़ोन के दुष्परिणाम होते हैं। और ये सारी चीज़ों से कुछ दिनों के बाद में अपना एक फिजिकल डिसीज़ के रूप में वो तैयार हो जाता। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कॉमन है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स कॉमन है, ब्लड प्रेशर कॉमन है, तो ये फ़ोन की वजह से आ जाते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा मेरे भाइयों और बहनों को, फ़ोन इस्तेमाल करिए बट अपना एक लिमिटेड टाइम दीजिए। कॉन्स्टेंटली लगातार उसके ऊपर रहना और रील देखते रहना और कमेंट मारते रहना, रील बनाते रहना, ये कोई अच्छी बात नहीं। एजुकेशन मटेरियल के लिए आप थोड़ी देर यूज करिए, बंद करिए। आपको व्हाट्सएप आता है उसका आप समय ठहराइए, एक ही समय पे मैं दे के सब कुछ देख लूँगा, अब उसके बाद में आप करिए। अच्छा सर, जैसे जो फ़ोन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या उससे बॉडी की उम्र तेज़ बढ़ रही है? स्ट्रेस डिसऑर्डर में होता है कि भाई एजिंग इज़ वेरी कॉमन इन स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिससे भाई मानसिक रूप से यदि पड़ता रहे या बहुत बात सोच रहा है, नींद नहीं ले रहा है प्रॉपरली, तो उसकी एजिंग जल्दी होती है, ये शास्त्रोगत माना गया है। बट आप अपना खान पान करेंगे, रेगुलर व्यायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और फ़ोन का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जल्दी एजिंग नहीं होगी। खान पान, नियमित व्यायाम और मेडिटेशन ये बहुत ज़रूरी है एजिंग से बचने के लिए। सर हमारे भारत में सबसे ज़्यादा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेने वाली मेडिसिन्स कौन सी होती है और उससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? अभी आप देखेंगे ओवर द काउंटर, इसको बोलते हैं OTC, ओवर द काउंटर मेडिकेशन में जब भी गए दुकान खुली है दे दो। अब कॉमनेस्ट मेडिकेशन हमारे पास सर्दी खांसी की गोलियां लेते लोग, देन बुखार की गोलियां लेते हैं, उसके बाद में एंटासिड बहुत लेते हैं, उसके बाद में लूज मोशन की गोली लेते हैं, वॉमिटिंग की गोली ले लेते हैं। बस सबसे कॉमन जो है ना वो सर्दी खांसी की गोलियां लेते रहते हैं और पैरासीटामोल नाम की जो चीज़ होती है जो दर्द के लिए और बुखार के लिए यूज़ किया जाता है, ये बहुत कॉमन है। बट ओवर द प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर आदमी में हर दवाई या सूट नहीं होती, बड़ा मुश्किल से है। और कौन सी दवाई कब रिएक्ट करेगी फिर बोलेगा डॉक्टर के पास चले जाओ, ड्रग रिएक्शन है। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई एक बार दिखाने में क्या हर्ज है,
आपके पास लोकली अवेलेबल डॉक्टर होते हैं, बट लोगों का ये सोचना है कि डॉक्टर की फीस में मैं उतने पैसे की तो दवाई खा लूँ, बट ये नीम हकीम खतरे जान फिर है, ऐसी बात होती है। आपको लग गया पेट में दर्द, ले लिया जोड़ों का दर्द की दवाई, तो पेट में दर्द करेगी वो, पेट तो आपका बैठेगा नहीं, ठीक नहीं होगा और आपको दर्द करते रहेगा। एक छोटी सी बात, आइबुप्रोफेन की बात कर रहा हूँ, या पैरासीटामॉल ही बोलो या डेक्लोफेनिक सोडियम बोलो, जो वोवेरान नाम की गोली आती है, वो हम लोग लेते हैं जोड़ों के दर्द के लिए। गया केमिस्ट के पास, दर्द की दवा दो, उसने दे दिया उसको वोवेरान या डेक्लोफेनिक सोडियम जो भी उसके पास है, खा लिया, पेट में जलन हो गई। तो ऐसा हो जाता है। तो मैं तो मेरे भाइयों को सलाह दूंगा, ओवर द काउंटर कम से कम ले, इमरजेंसी में ले लेते बट कम से कम ले। तो मैं भी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर थोड़ी सी भी समस्या हो तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन हम सिंगल डोज नहीं ले सकते, कॉम्बिनेशन के साथ सारी ड्रग ली जाती है। बिल्कुल सही बताया प्रिया जी, कुछ अपना ड्यूरेशन होता है डोजेस का, डोजेस कॉम्बिनेशन भी होता है, ड्यूरेशन भी होता है। तो हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्यों? थोड़ी देर के लिए दवा ली, छोड़ दी। भाई टोटल डोजेस हम लोग लेते नहीं है, इनएडिक्वेट डोजेस लेते, सेल्फ डोजिंग करते, तो ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण है। तो ऐन समय पे हमें जो दवा चाहिए वो उसको तो हम ऑलरेडी रेजिस्टेंट है, तो फिर हमें उससे कॉस्टली दवाई लेनी पड़ेगी। तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है, मुझे खुद जो आप खर्चा कर रहे हो वो बहुत बढ़ जाता है। सर कोविड के बाद एक दो मेडिसिन बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, एक मॉन्टेयर एलसी और एक अजिथ्रोमाइसिन। तो सर आज के टाइम पे वो भी अभी भी चलन में है, कोल्ड होता है तो जल्दी से ठीक होने के लिए लोग इसको ले रहे हैं। तो सर कितना ये सेफ है और अनसेफ है? देखिए, मॉन्टेयर एलसी ये जो एलर्जी के लिए सप्रेस करने के लिए है। सिंपल कफ एंड कोल्ड है तो मॉन्टेयर एलसी की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत भी किसी ने प्रिस्क्राइब किया तो नॉट मोर देन 4-5 डेज। यदि आपको एलर्जी नेचर कफ है तो फिर मॉन्टेयर एलसी का रिकमेंडेशन होता है। मंटोल्यूकास्ट एंड लियोसेट्रिजिन, ये दो चीज़ें उसमें होती है कॉम्बिनेशन में, तो उसकी डेली 1 टैबलेट आप ले सकते हैं, बट डॉक्टर की सलाह से लेने से अच्छा है। दूसरी बात आपने बोला कि एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन इज ए गुड कवरेज ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन रेगुलरली नहीं लेना चाहिए, ये मैं रिकमेंड करूँगा एज ए फिजिशियन, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रिकमेंड करूँगा। मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक नहीं करना चाहिए, एजिथ्रोमाइसिन का तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन बहुत सारी दवाइयाँ में काम करती है, ये टीबी में भी काम करती है। तो देखिए फिर एंटी टीबी के लिए सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको मिलेगी नहीं, पहले से आप ऐसे खा गए, पहले से ही खा लिया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रेस्ट्रिक्टेड यूज में आती है, तो रेस्ट्रिक्टेड में ही आप यूज करिए इसका। और सर आजकल कफ सिरप के बहुत सारे मतलब न्यूज़ में भी काफ़ी आए, तो सर इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जैसे खांसी होती है वो फिर भी नहीं दिखाते, बच्चों को भी नहीं दिखाते डॉक्टर को, कि भाई पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, बाहर केमिस्ट पे जाके हम कफ सिरप ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने, यही चलन इंडिया में चल रहा है कि जितना पैसा मैं डॉक्टर की फी को दूंगा उतने पैसे में तो दवाई खरीद लूंगा, बट वो दवाई घातक होती है। आपने पेपर में सुना है, इतने न्यूज़पेपर में आ गए, इतने लोगों की जान चलेगी, कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, अरेस्ट हो गए, बट वो थोड़ी बात सही थोड़ी है। एक फेंसिडिल जो सिरप है जिसके ऊपर यूपी में अभी बैन किया है, फेंसिडिल में कोडीन होता है, और कोडीन जो दवा होती है वो एडिक्टिव होती है। एक बार जिसने कोडीन पी गया या 2-3 बार पी गया तो उसको लगता है कि यही दवा अच्छी होती है, इसको एडिक्ट हो जाता है आदमी। तो दारू के रूप में लोग उसका नशे के रूप में उसका यूज करते हैं। ओके। हाँ, फेंसिडिल की दवा, इसलिए उसके ऊपर बैन भारत सरकार ने पहले ही किया था, लेकिन अभी चोरी छुपे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बट कुछ तो हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उसके ऊपर सील विल कर दिया। कफ सिरप में सीडेटिव्स होते हैं और अलग किसी की दवा होती है, सूदिंग के लिए देते, गले की खराश के लिए सूदिंग करना पड़ता ना हमें, तो सूदिंग के लिए देते हैं। हनी टच वगैरह कफ सिरप होता है जिसमें हनी होता है, तो सूदिंग के लिए देते, सूदिंग के हिसाब से लेनी चाहिए, ना सोने के लिए नहीं या नशे के लिए नहीं। ओके।
सर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड बहुत सारी नई डिजीज जनरेट हो रही हैं, और जैसे डायबिटीज़ हो गया, आईबीएस हो गया, और स्ट्रेस तो है ही है सर। तो सर इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल अभी हमने, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कि हम लोग वेस्टर्न साइड में अपने आप को ले जा रहे हैं, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंक फूड खा रहे हैं, रात को कम सो रहे हैं, और कम से कम 8 घंटा हमें सोना चाहिए। मिनिमम रिकमेंडेशन 6 आवर्स का है, मिनिमम। उससे ज़्यादा 8 घंटा सोए तो दैट इज़ आइडियल। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं करने की वजह से हमारे ओबेसिटी होता है। बहुत सारे लोगों का काम तो सीडेंटरी होता है, लैपटॉप लेके बैठ गए और काम करते रहे, कुछ खाते रहे, चाय कॉफ़ी पीते रहे, तो नींद भी नहीं आ रही कॉफ़ी पीने से, उनका काम हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ आवर्स क्या हो रहा है, वो अपने आप को कम नींद दे रहे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, तो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, फिजिकल लाइफस्टाइल नहीं हो रही है, कैलोरी बर्न नहीं हो रही है, थोड़ी देर में डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, लड़कियां पीसीओडी का शिकार हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद में स्ट्रेस चालू होता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, इतना सारा काम करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, और उसके बाद में उसको डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो सारी चीज़ें बहुत बेकार है। 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज में ये बीमारियां बहुत कॉमन पाई गई है, स्पेशली द पर्सन हु आर गोइंग थ्रू द स्ट्रेस। तो सर क्या ये रिवर्स हो जाती हैं? देखिए, ओबेसिटी तो रिवर्स हो सकती है। ओबेसिटी की हमारे पास दवाइयाँ हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, आप अपना खाना रेगुलराइज कर सकते हैं, आप उसके लिए ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ओबेसिटी तो रिवर्स हो सकती है। डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होता, टाइप 1 डायबिटीज़ तो कभी नहीं होगा। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें ओबेसिटी के साथ जुड़ा रहता है, ये रिवर्स नहीं होगा, बट कंट्रोल रहेगा। देखिए, यदि आपका डायबिटीज़ में 10 साल के बाद अनकंट्रोल है, तो 10 साल के बाद कॉम्प्लिकेशन चालू होता है। कॉम्प्लिकेशन में अपने आँखों की रोशनी जाना, हार्ट अटैक आना, किडनी फेल्योर होना, नशा पैरों में दर्द होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, तो ये सारी चीज़ों का हमें टेस्ट करते रहना चाहिए। सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करना ये हमारा फिजिशियन का कर्तव्य नहीं है, ना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कर्तव्य है। हमें इस होने वाले साइड इफेक्ट से मरीज को बचाना है। कुछ नहीं किया, 10 साल में सारे आर्गन इन्वॉल्व हो जाएंगे, और फर्स्ट क्लास ब्लड शुगर कंट्रोल किया 25 साल लगेंगे। तो आपको 15 साल डिसीज फ्री इंटरवल मिल रहा है, जिसमें आप कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं, पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। तो यही हमारा काम है फिजिशियन का। और सर जैसे अभी डायबिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ में आजकल बहुत ऐड दिख रहा है मुझे ट्राई टर्पिनॉइड्स का, जो हाँ ये हाँ। क्लेम कर रहा है कि आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी इसको लेने से। कोई XYZ कंपनी है, उन्होंने बनाया है। तो सर इस पे आप क्या मतलब 2 शब्द कहना चाहेंगे? ये अच्छी दवा है, बट इसका एक साइड इफेक्ट है, वो वेट लॉस है। तो डायबिटीज कम, वेट लॉस के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। ओके। इनिशियली ये दवा यूएसए में डायबिटीज के लिए रिकमेंडेशन हो गया था, अभी वो उन्होंने वेट लॉस के लिए रिकमेंड कर लिया, और वेट लॉस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस इससे हो जाता है। नाउ इट इज़ द मोस्ट सेलिंग ब्रांड। भारत में भी इसका बहुत सेल हो रहा है। जिनके पास पैसे है वो आप खरीदते हैं, उसका इंजेक्शन लगाते हैं, और पेशेंट को अच्छा आराम आता है। ये हमारा अनुभव कहता है लास्ट 3 साल से। तो सर इसको कंटिन्यूअस लेने पे होता है, तो जब आप बंद कर देते हो मेडिसिन तो उसका इफेक्ट फिर से रिवर्स हो जाता है या बना रहता है? अभी ये स्टडी में है, तो इसमें मैं फुल कमेंट नहीं कर पाऊँगा। अभी 4-5 ही साल हो गई, दवा आ गई है, 3 साल से हम खुद ही यूज कर रहे हैं। तो इसका लेफ्ट करने के बाद, छोड़ने के बाद में उसका कितने दिनों के बाद रिवर्सल आ जाता है, ये देखना पड़ेगा। ये अभी कमेंट करना इमेच्योर होगा। ओके सर, ऐसे ओजेम्पिक करके एक मेडिसिन आई हुई है, जो भी बहुत ज़्यादा चलन में है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी दवा है, ले सकते हैं, इसमें क्या है, ओरल फॉर्म में है, ये उसी का भाई है। अच्छा, ठीक है। वेट लॉस के लिए देते हैं, डायबिटीज कवर के लिए देते हैं, बट इसका साइड इफेक्ट यही बोला, इट इज एंटी डायबिटिक। शुगर के बीमारी में देते, पर उसका साइड इफेक्ट वो होता है वेट लॉस।
सर जैसे बहुत सारा एक केस ये भी है कि बहुत लोगों को फैटी लीवर हो जाता है, बस उनको ये पता है कि फैटी लीवर है। फैटी लीवर को ट्रीट में, डाइट में कैसे इसको सही कर सकते हैं? फैटी लीवर तो एक कॉमन बीमारी टाइप ही हो गया। इसे फाइंडिंग बीमारी नहीं बोलना चाहिए जब तक लीवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज ना हो। तो कॉमन फाइंडिंग है कि कोई भी अल्ट्रासाउंड करता है, इवन बच्चा भी करता है, अडल्ट करता है, एडोलेसेंस करता है, बुढ़ा भी करता है, तो ये फैटी लीवर दिखता है। फैटी लीवर की ग्रेड होती है, ग्रेड 1 2 3। आप ग्रेड 1 में तो कोई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर लेते हैं, खान पान में अपना फैटी चीज़ें का फैट जला के देखो, एक्सरसाइज करो तो ठीक हो जाता है, रिवर्सिबल है वो। ग्रेड 2 में भी मिनिमली रिवर्सिबल है, उसके लिए हमें असिस्टेंस लेना पड़ेगा टैबलेट का। लेकिथिन नाम की गोली आती है, एल-ऑर्निथिन एस्पिरेट आता है, तो उससे ये फैटी लीवर धीरे धीरे कम हो जाता है, प्रोवाइडेड आपका डाइट रिस्ट्रिक्शन से। और ग्रेड 3 में रिवर्सल की चांसेस बहुत कम है, तो हमें मेंटेनेंस रखना पड़ेगा कि आगे ना बढ़े, फाइब्रोसिस ना हो। ओके। सर फैटी लीवर में मैंने ये भी सुना है कि जिनका फैटी लीवर होता है वो गौमूत्र भी लेते हैं मॉर्निंग में, तो सर ये कितना इफेक्टिव है? मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं इसी ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। सर जैसे आजकल जो जैसे अभी हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे, तो इन एंटीबायोटिक्स लॉन्ग टर्म लेने से क्या इम्यूनिटी पे कोई इफेक्ट आता है क्या? बिल्कुल इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको फुकट में ले रहे हैं, आप वर्क नहीं कर रहे हैं, फुकट में वर्क है ना। बॉडी को असिस्टेंस करने के लिए आप एंटीबायोटिक लिए जा रहे, तो पहला काम होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा। दूसरा काम, आपको शरीर में फुकट में खाने का है, तो आपकी बॉडी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी अपने आप को, तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। जब इम्यूनिटी लो हो जाएगी, तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन होंगे, कुछ दिनों के बाद में आपको डायबिटीज़ भी होगा। सर जैसे अभी विंटर चल रहे हैं, तो जैसे किसी बच्चे को जुकाम, सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है और वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो सर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे वो बच्चों को तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क, क्योंकि सर स्टार्टिंग फेज में तो नहीं लेके जाता है कोई भी। जैसे जनरल आदमी की अगर हम बात करें, जनरल जनता के बारे में बात करें, तो नॉर्मल खांसी जुकाम में वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, वो केमिस्ट के पास जाते हैं। तो बिल्कुल सही सर बताया, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सर्दी खांसी आम जुकाम है, और दूसरा आपने पूछा कि निमोनिया, ठीक है। ये दो चीज़ों का जो आपने पूछा, तो मैं आपको साइंटिफिक भाषा में ये बताना चाहूँगा कि सर्दी खांसी का जो बुखार आता है वो थोड़ा सा तेज़ तो रहता है, लेकिन इतना ट्रबलसम नहीं रहता है। वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं हमारी भाषा में। यदि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूलाइटिस, ऐसे टर्मिनोलॉजी, वेरियस टर्मिनोलॉजी होती है। उस पर कब बहुत ज़्यादा निकलता है, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्दी खांसी जुकाम में छींके आ जाएगी, नाक से पानी आएगा, थोड़ी सा कफ होगा, वो ड्राई होगा, बलगम नहीं रहेगा, उसमें बलगम रहता है निमोनिया में। और बुखार बहुत तेज होता है, सिंपल क्रोसिन खाए, पैरासीटामोल भी खाए, तब भी बुखार नहीं उतरता है। तो ज़्यादा तेज़ जो सिम्टम्स आ गए तो हम समझ जाने कि वो निमोनिया की तरफ जा रहा है। यही सिंपल सरल भाषा में यही बोलूँगा। इनिशियली बलगम 2 या 3 दिन के बाद निकलना चालू होता। ठीक है। और सर जैसे अभी बुखार की बात करी तो पैरासीटामोल लोग लेते हैं सब, और जैसे बहुत ज़्यादा जब बुखार नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग मेफ्टाल नाम की एक मेडिसिन आती है, मेफेनेमिक एसिड, वो लेना शुरू कर देते हैं और उनको पता नहीं होता है किस तरीके से लेना है। तो सर आप हमारी जनता को ये थोड़ा सा बताइए कि वो कितना इफेक्टिव है और उसको कब लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही पूछा। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि पेन किलर दोनों हैं, पैरासीटामोल भी है और मेप्टाल भी है। तो मेप्टाल है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, जैसे मैंने बोला था कि भाई घुटने के दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए मेप्टाल इज ओके, बट उसका एक इफेक्ट होता है कि वो फीवर भी कम कर लेता है। इसीलिए लोग फीवर के लिए जब पैरासीटामोल से बुखार नहीं उतारा तो मेफेनेमिक एसिड प्रीफर करते, बट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मेफेनेमिक एसिड से और अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। पैरासीटामोल इज़ द सेफेस्ट ड्रग बुखार के लिए, मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा। पैरासीटामोल जैसी सेफ ड्रग बुखार के लिए नहीं है। ओके।
तो व्यूअर्स प्लीज़ आपको जब भी बुखार आए तो आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से ज़रूर संपर्क करें। सर जैसे अभी डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो रहे हैं, वो केमिस्ट से जाके मेडिसिन तो ले लेते हैं बट उसके बाद उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो सर इस पे आप हमारे व्यूअर्स को क्या मतलब समझाना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को ठीक रखें? देखिए, जो डायरिया हो गया, डायरिया के 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो वायरल डायरिया है, तो 2 दिन में अपने आप सेल्फ लिमिटिंग हो गया। बैक्टीरियल डायरिया तो उसके लिए अलग से होता है। एक IBS डायरिया होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डायरिया होता है, तो उसके लिए अलग दवा होती है। अब एक केमिस्ट के पास जाते हैं लोग और बोलते हैं कि मेरे को डायरिया हो गया, दवाई दे दो। तो जो कॉम्बिनेशन वाली दवाई होता है, ट्रिनिडाजोल, एनोफ्लॉक्सासिन और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वो पट से दे देता है और वो लोग खा लेते। बट असलियत इसका वायरल डायरिया होता है, वो तो अपने आप ही लिमिट हो गया, लेकिन उसका तो साइड इफेक्ट आ गया ना दवाई का। तो वो साइड इफेक्ट उसको लॉन्ग लास्टिंग होता है, 2-3 दिन उसको रोक लेता है। तो ऐसे समय में हमने डायरिया के लिए एकदम से परेशान ना होकर थोड़ा वेट करिए, अपने आप को अच्छा सा हाइड्रेट करिए और दही वगैरह खाइए। तो यदि वायरल डायरिया है तो सेल्फ लिमिटिंग हो जाना चाहिए 24 to 72 आवर्स में। यदि नहीं होता है, आपको सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए और आपने यथायोग की दवा लीजिए। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उसके लिए कोई कॉन्स्टिपेशन खोलने की दवाई नहीं लेनी है, नहीं तो फिर डायरिया होगा। तो यही चलते रहेगा, डायरिया कॉन्स्टिपेशन, डायरिया कॉन्स्टिपेशन। तो ये नहीं करना है ना हमें। कहीं तो वेट करना पड़ेगा, कहीं तो हमें अपने आप को लगाम लगाना पड़ेगा कि ये चीज़ नहीं करनी है। अच्छा सर, आजकल ना एक नई लाइफस्टाइल डिजीज जनरेट हुई है, IBS और IBD। सर प्लीज़ हमारी जनता को इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS ये अलग चीज़ है। इरिटेबल IBD जो आपने बोला है, वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, ये अलग डिसीज है। टर्मिनोलॉजी सरीखी लगती है, लेकिन बीमारियां अलग अलग है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS के मोस्टली ब्रेन रिलेटेड रहते हैं। साइकोलॉजिकल आदमी सोचते रहता है ब्रेन में, बट ब्रेन का जो भी चीज़ होता है इंटेस्टाइन पे मैनिफेस्ट होता है। तो अल्टरनेट डायरिया, कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कभी ब्लड हो जाएगा, कभी म्यूकस निकलेगा, ऐसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। तो वेरियस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। उसके लिए ब्रेन सीडेटिव देने से ये सिम्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। बट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में ये क्रॉन डिसीज होते हैं और एक बीमारी है। 2 बीमारियों में ये दवाइयाँ काम नहीं करती है। उसके पास डॉक्टर के पास जाना पड़ता, उसकी बायोप्सी करना पड़ता, उसको कंफर्मेशन करना पड़ता, तब प्रॉपर दवाई मिलती है उसके लिए। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ओके सर, एक हेल्दी व्यक्ति को साल में कितनी बार सर अपना बॉडी टेस्ट कराना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें यदि हम एक उम्र के हिसाब से लेना चाहिए, अप टू 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज बिल्कुल हेल्दी है, तो 2-3 साल में एक बार करना चाहिए। अब 35 to 45 हो गया तो आइदर 2 बार करो या ईयरली करो। इसमें और एक स्कूल का थाट है कि 40 साल के बाद में डेली करना चाहिए, मतलब ईयरली करना चाहिए। कुछ स्कूल थॉट है कि 45 के बाद में या 50 के बाद में डेली मुझे वंस इन ए ईयर करना चाहिए। और बाकी जो बूढ़े लोग हैं, कोमॉर्बिड डिसीज़ कैसा है, साथ में डायबिटीज़ है, कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, किडनी डैमेज है, तो उनके हिसाब से तो फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेकअप होता है। बट हेल्दी आदमी के लिए अबाउ 50 या 45 वंस इन ए ईयर, 25 to 35 at least 1 in 2 year and 1 in 3 year below that. सर आजकल ये भी देखा गया है कि मल्टीविटामिन्स पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और मार्केट में बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल है अलग अलग तरीके के, अलग अलग फार्मूलाज के। तो सर वो जो पेशेंट होता है या जो भी व्यक्ति है, वो बिना डायग्नोस के मल्टीविटामिन ले लेता है। बस उसको ये पता है कि हाँ, उसने कहीं पढ़ लिया कि उसको ये मेडिसिन लेनी है,
तो सर अब हमारी जनता को अब आपके थ्रू ये जानना चाहती है कि वो मल्टीविटामिन विदाउट प्रिकॉशन अगर ले रहे हैं तो कौन कौन सी विटामिन सफिशिएंट है लेने के लिए, या उससे कोई भी खतरा नहीं है उनको? ऐसा है प्रिया जी, कोई भी चीज़ एक्सेस और कोई चीज़ डेफिसिट ठीक नहीं है बॉडी के लिए। यदि आपको रिक्वायरमेंट है आप ज़रूर मल्टीविटामिन ले लें, यदि रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्यों ले रहे? पहली बात। दूसरी बात, एक सप्लीमेंटेशन हम लेते हैं इन्हें विटामिन्स, जैसे कि एक रेगुलर रिकमेंडेशन एडवर्टाइज आप देख रहे होंगे टीवी पे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स फॉर फीमेल आता है, बहुत आता है आजकल मोनोपॉज के लिए। वो इसलिए देते हैं कि उस समय में उनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपके बॉडी को ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, इसीलिए आप कैल्शियम लेते रहिए, मेंटेनेंस हो जाएगा, क्योंकि अदर सोर्स नहीं है मेंटेनेंस का। बट जो चीज़ों की ज़रूरत है, विटामिन ए आप ले रहे हो, विटामिन बी ले रहे हो, सी ले रहे हो, डी ले रहे हो, ई ले रहे हो, इसकी ज़रूरत क्या है? इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक्सेस विटामिन तो आपकी स्किन खराब कर देगी, स्किन कैंसर कर देगी, लिवर खराब कर देगी, किडनी खराब कर देगी। तो ये चीज़ें को एक्सेस में नहीं लेना है, जब भी ज़रूरत है ज़रूर लेना है। तो सर पेशेंट ये कैसे ले, मतलब उनको वो कब जान पाएंगे कि उनके अंदर ये विटामिन की कमी हो रही है? सिम्टम्स आते हैं, ओके। वीकनेस आते हैं, स्किन डिसीज आते हैं, एनीमिया हो जाता है, उसी हिसाब से उसको दवाई दी जाती है जांच के बाद में। समझो किसी आदमी को विटामिन D3 की कमी है तो D3 की टैबलेट दी जाएगी। D3 में मसल क्रैम्प्स होते हैं, कमजोरी बहुत आती है, चलने फिरने में मांसपेशी में दर्द होता है। अब B12 में आपको पेरीफेरल न्यूरोपैथी के साइंस आते हैं कि भाई हाथ पैर में सुनसुनाहट होती है, झंझनाहट हो जाती है, दर्द होता है, तो उसके लिए B12 का टेस्ट करते हैं। B12 कम है तो B12 के देते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, सी की डेफिशिएंसी, हर एक डिसीज़ के अपने साइन सिम्टम्स होते हैं और उसी की टेस्ट की जाती है, उसी हिसाब से दिए जाते हैं। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या नहीं है ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। ये नहीं कि भाई एक बार ले ले आपने डेफिशिएंसी को खाते रहे। मेरे पास एक पेशेंट आया था, कंटिन्यूस खाते रहता था आयरन, इतना चिलेशन हो गया, आयरन टॉक्सिसिटी हो गई उसको। तो ऐसे नहीं खाते हैं, रिक्वायर्ड है ज़रूर खाइए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मत खाइए, रिक्वायर्ड है ज़रूर खाइए, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं कि बार बार लगातार खाते रहिएगा, नहीं। और सर जैसे जो मल्टीविटामिन खाते हैं तो जो नॉन वेजिटेरियन है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो वेजिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन को तो प्रोटीन का सोर्स नॉनवेज के थ्रू मिल जाता है, बट जो वेजिटेरियन है उनको नहीं मिल पाता। तो सर जो वेजिटेरियन लोग हैं वो अपने प्रोटीन के सोर्स को कैसे कंप्लीट करें? वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स बहुत कुछ है, ऐसे किसने बोला है कि भाई वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन नहीं मिलता है? पनीर है आपका बढ़िया सोर्स, बेस्ट सोर्स है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बेस्ट सोर्स ऑफ आपको प्रोटीन का है। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी नट्स है हमारे, इसमें भी काफ़ी प्रोटीन रहता है। सिंपल सी चीज़ ले लीजिए आप, मूंगफली ले लीजिए, उसमें प्रोटीन बहुत रहता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई अपने प्रोटीन नहीं मिलेगा ना वेज वाले को, ऐसी बात नहीं। वेज वालों को एक चीज़ नहीं मिलती, बस B12 की काफ़ी डेफिशिएंसी हो जाती, क्योंकि वेज में B12 बहुत कम मिलता है, तो B12 का टैबलेट खाइए, दैट इज रिकमेंडेड। ओके। और सर जैसे मार्केट में बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आ रहे हैं, कि जो कि वो क्लेम करते हैं कि ये एक फीमेल की बॉडी के प्रोटीन को फुलफिल करेंगे अगर आप 3 मंथ्स लेते हैं। तो सर ये क्या मतलब मार्केट ट्रेंड है या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, या ये सच में ऐसा है? अब मैं इसे क्या बोलूँ, सोया प्रोटीन इज़ गुड प्रोटीन, ऐसी कोई बात नहीं, बट बाकी जो प्रोटीन्स बोलते हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कितना हमें रियल प्रोटीन मिलता है उसमें, हमें तो एल्बुमिन की ज़रूरत होती मेनली, बट ग्लोबली इज इक्वली रिक्वायर्ड आल्सो, ऐसी कोई बात नहीं। तो अपने हिसाब से लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से बना। कोई ऐसी सप्लीमेंट लिए तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सेस प्रोटीन भी आप देखते हो, कितने लोग जिम जाने वाले रहते हैं, खूब मसल बनाने के लिए प्रोटीन लेते हैं, तो कुछ दिनों के बाद कैसे हो जाते हैं, आप देखे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो अच्छी बात नहीं है। कोई भी चीज़ का एक्सेस इज नॉट गुड। और सर ये जो जिम की आपने बात करी, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि वहाँ पे प्री वर्कआउट भी लेते हैं, पोस्ट वर्कआउट भी लेते हैं, तो उसमें
प्री वर्कआउट में कोई टैबलेट होती है, आई डोंट नो वो कौन सी टैबलेट होती है, जिससे बॉडी इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है कि वो घंटों अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं। तो सर वो मेडिसिन क्या स्टेरॉइड है या कुछ और? टाइप ऑफ स्टीराइड है एग्जैक्टली। बाद में तो पोस्ट में बात दूसरा लेते हैं वो लोग, जो टेस्ट करते हैं, डोपान टेस्ट करते हैं। और सर उसके साइड इफेक्ट, मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है जिम में एक पर्सन को लेते हुए एंड उसके बाद फिर उसका हाथ ऐसे ऐसे एवरी टाइम कांपता था। तो ये उसका साइड इफेक्ट है। स्टिमुलेटर्स होते हैं बॉडी के, तो वो लेना नहीं चाहिए। और कुछ दिनों बाद लेते रहेंगे तो बाद में डोप टेस्ट में फेल हो जाते ना, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, आर्टिफिशियल क्यों कर रहे हो भाई? जब आप खुद ही उसको ओवरकम कर सकते हो, तो आपको जो न्यूनगंड आ गया माइंड में कि ऐसा नहीं लूँगा तो मेरी बॉडी कम हो जाएगी, अनफिट हो जाएगी, ऐसा क्यों न्यूनगंड आना चाहिए? आप मेंटली फिट रहोगे तो आप फिजिकली फिट ऑटोमेटिक हो जाओगे। मेरा ये कहना है, कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रोटीन रिक्वायरमेंट एज पर आपके फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मनमाने प्रोटीन सप्लीमेंट ले और आउटसाइड तो लेना ही नहीं चाहिए। वी डू नॉट नो। जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट की बात चल रही है, तो जिम में बहुत सारी, मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन्स अवेलेबल है, जिसमें से जेन्युइन कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है, पता नहीं चल पाता है। तो सर ये क्या जो प्रोटीन मेल्स ले रहे हैं, उस पे क्या फर्टिलिटी पे भी कोई इफेक्ट आता है? फर्टिलिटी पे इफेक्ट रहता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। कम हो जाती है। हाँ। तो मतलब कि अगर जिम पर्सन अगर प्रोटीन भी ले रहे हैं, तो वो अगर वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के थ्रू अगर लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसकी यदि रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर लिखवाने चाहिए, पर नेचुरल प्रोटीन क्यों ना ले? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, क्यों हम रेडीमेड और प्रोसेस प्रोटीन ले? ये बता रहा हूँ मैं, और उसमें पैसा भी बहुत है। सर जैसे आजकल एंजाइटी और स्ट्रेस, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे से बच्चे के अंदर भी स्ट्रेस आ जाता है। तो सर क्या ये फिजिकली कितना इफेक्टिव है, मतलब कितना नुकसान पहुंचा रहा है बच्चों पे, आप कुछ बताएंगे? इसमें एंजाइटी के पहले हमें कारण ढूंढना चाहिए, बच्चों में यदि है तो, और एडल्ट्स में अलग कारण होते हैं। बच्चों में अटेंशन डेफिसिट, माँ बाप का उसकी तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं देना, उसको प्रॉपर तवज्जो नहीं देना, उसका होमवर्क नहीं कराना, उसको खुल नहीं छोड़ना, उससे बात नहीं करना। क्यों? कि आजकल माँ बाप दोनों बिजी होते हैं, बोथ आर वर्किंग। तो ऐसे समय में बच्चा अपने आप को एक डिप्राइव्ड समझता है कि बस आते भाई मेरे को बाबा जो मैं बोलता हूँ खरीद के देते, लेकिन मेरे को प्यार तो करते नहीं है। तो ये एक न्यूनगंड उसके मन में चालू हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वो डे बाय डे डिप्राइवेशन डेफिसिट, उसको बोलते हैं डेफिसिट सिंड्रोम, तो अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, एडीएस बोलते हैं। तो वो एडीएस की तरफ चला जाता है, और उसके बाद में उसकी जो एंग्जाइटी डेवलप होती है, जैसा है कि भी स्कूल में उसका कोई फंक्शन है, दूसरे के माँ बाप आ रहे हैं, अपने उसके उसको चीयर अप कर रहे, बट इसके माँ बाप नहीं आ रहे, उसको चीयर अप करने वाला कोई नहीं, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाला कोई नहीं, तो वो न्यूनगंड उसके मन में चलते रहता है। ये स्ट्रेस डिसऑर्डर सुसाइडल टेंडेंसी में डेवलप हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो इसलिए हमने देखा है कि प्री मैट्रिक, जब मैट्रिक एज में या कुछ दिनों के बाद में आदमी सुसाइड करता है कि ही फील्स कि भाई मैं अपने माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। ओके। तो स्ट्रेस डिसऑर्डर बच्चों में बहुत खराब है। आपने एडल्ट में बोला है, एडल्ट में स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के वेरियस कारण हो जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल टू द रिलेशनशिप, सोशल, एवरीथिंग कम्स अंडर स्ट्रेस। बट उस स्ट्रेस को यदि हमें मालूम है कि उस स्ट्रेस से यदि आप छुटकारा नहीं पा सकते, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, यदि आप छुटकारा नहीं पा सकते तो आप उसको अडॉप्ट करिए, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी, लिव विद दैट। ये समझिए कि इसी के साथ हमें जीना है। जैसे कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, अब फाइनेंशियल लॉस हो गया तो आप उसको रिपे कैसे करेंगे? वही सोचते सोचते रहेंगे क्या? नहीं, टेक इट विथ यू कि भाई ठीक है मैंने ले लिया, आई हैव टू फाइंड आउट न्यू स्ट्रेटजी, नया चीज़ मैं कुछ करूँगा, तो उसको रीथिंकिंग, रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब आप स्ट्रेस से ओवरकम हो जाओगे। तो इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो काउंसलिंग यदि किया, प्रॉपर काउंसलिंग हो गया, उसको हिम्मत दिया, सोशल सपोर्ट दिया, तो स्ट्रेस डिसऑर्डर कम हो जाएगा।
सर आजकल जिस सोशल सपोर्ट बहुत कम मिलता है। हाँ जैसे आजकल देखा जाता है सर, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं बच्चे, पेरेंट्स रहते हैं और वो बच्चे रहते हैं, और जैसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न, ओवर कंसर्न मुझे लगता है। तो सर आप उन पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक्सपेक्टेशन सिंड्रोम हो जाता है उनको। पेरेंट्स को भी? हाँ, पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा सबसे टॉप है। हाँ, ऐसा कैसा हो सकता है? कोई एक ही तो टॉप आएगा। ऑफ कोर्स। आपको ये देखना चाहिए पेरेंट्स ने कि क्या मेरा बच्चा ठीक कर रहा है, वो अपना परफॉर्मेंस सही दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में वो टॉप हो जाए। कोई टॉप बच्चा अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनेगा, ऐसा नहीं होता है। उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी रुचि किस में क्या है, ये देख के माँ बाप ने उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि उससे सिर्फ एक्सपेक्ट करो। बच्चा भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। ऑफ कोर्स। सिंपल खिलौने लेने से, कपड़े लत्ते देने से, टॉयज देने से थोड़ी खुश होता है। आप उसको कुछ तो दो, जिसको बोलते लव, प्यार, तभी तो आपके साथ आएगा, बच्चा जुड़ेगा। उसको संस्कार दो, उसको बिल्टअप कराओ। सिंपल पैसा देने से, पॉकेट खर्चा के लिए, उड़ाने के लिए, तो बच्चा तो बिगड़ ही जाएगा। और फिर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारी चीज़ें उसने करनी चाहिए, टॉपर होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं तो इसको सब कुछ दे रहा हूँ, ऐसा कैसा हो सकता है? जैसे आजकल देखा जाता है सर, सब बिजी लाइफ में, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को डिफरेंट क्लासेस में ज्वाइन करा देते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता तो भी बच्चा जा रहा है। तो सर उस केस में बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो प्रेशर में आ जाता है। प्रेशर में आएगा। एक होता ही मेरी खुद की चॉइस बच्चे की। किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी में कला में इंटरेस्ट है। आप ज़बरदस्ती उसको MBBS की तरफ ढकल रहे हो, तो उसको लगता है कि बर्डन है। ही मे नॉट बी सुटेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ये मेरे लिए जायज़ नहीं, मैं इसके लिए लायक नहीं, ऐसा सोच के वो डिप्रेशन में जाता है। और डिप्रेशन में फिर सुसाइड करता है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उसको लगता है कि मैं माँ बाप की एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहले बच्चों को पूछना चाहिए माँ बाप ने, बेटा आपको किस में रुचि है, किस में इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से हम अपना रास्ता बदल दें। हो सकता है कि एक छोटा सा लड़का बहुत अच्छी तरह से एक्सेल कर ले कोई फील्ड में। किसी को जियोग्राफी आता है, किसी को ह्यूमैनिटी आता है अच्छा, किसी को सोशल वर्क अच्छा आता है। हर आदमी साइंस पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत थोड़ी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि साइंस का ज्ञान नहीं होना चाहिए। साइंस का ज्ञान रखिए, रुचि अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। Okay. और सर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ग्रुप में रहते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं उनसे बात नहीं करते, तो उनका मेंटल लेवल, तो बच्चे छोटे ही हैं, तो वो अलग सी भावना पैदा कर लेते हैं अपने मन में। तो उसके लिए हम उनकी किस किस तरीके से उनको मैसेज, उनके पेरेंट्स को मैसेज पहुंचाएं कि उस बच्चे को उस चीज़ से निकाल के हम कहीं और एडजस्ट कर सकें, या उसका ध्यान का कैसे हम मतलब बदल सकते हैं? नहीं, इसके लिए बच्चों से पेरेंट ने इंटर रिएक्शन करनी चाहिए। जैसे स्कूल है, स्कूल में 4 बच्चों का एक ग्रुप है, 5वां लड़का उसमें आने नहीं देते, तो ये टीचर का इंटरफेरेंस ज़रूरी है। सबको समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझता है तो टीचर ने खुद कुछ अपने आप इनिशिएट लेके उनको सबको साथ में बुला के धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ाना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज़ नॉट सो ईजी। कोई भी चीज़ आप चेंज करते हो, चेंज मीन्स फर्स्ट इज रिजेक्शन, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देन उसको स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एंड थर्ड थिंग एक्सेप्टेंस आता है। तो ये टीचर का काम है। लाइक दिस, यदि छुट्टी होके घर आता है बच्चा, कॉलोनी के लड़के उसके साथ प्रॉपर नहीं मिल रहे, उसको मारपीट कर रहे, तो उनके माँ बाप का काम होता है कि धीरे धीरे बच्चों के साथ खेले, खुद अपना टाइम डिवोट करे, ताकि बच्चे अपने आप घुल मिल जाएंगे। क्या होता है कि उनकी माँ बाप, बच्चों के माँ बाप, भाई 2 फैमिलीज है, एक फैमिली मिल रही है, दूसरी फैमिली नहीं मिल रही एक में को, तो उनके बच्चे भी नहीं मिलते। बट दोनों दोस्त होने के बाद में ये बोलते नहीं तू उधर मत जा, वो गंदा लड़का है। गंदा नहीं रहता है, बट उसको निगेट करने के लिए ऐसे बोलते, तो इसका परिणाम बच्चों के ऊपर होता है। तो हमें बच्चे की भावना समझना चाहिए, उसकी आदर करना चाहिए, अपने आप के मतभेद भूल जाना चाहिए और बच्चों को डेवलप करना चाहिए। ईगो किस बात का है? सर अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा हम सीनियर सिटीजन्स की बात करेंगे, जो आफ्टर 60s के बाद जो हमने देखा है कि पेरेंट्स के अंदर भी ये आ जाता है कि वो हमसे प्यार नहीं करता, या उसने हमें निगलेक्ट कर दिया।
तो सर इस बात पे आप मतलब क्या टिप्पणी करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत होता है? इसके लिए तो हमारा अभी जो चेंजिंग संस्कृति है, पैटर्न है, वो है। अभी हम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे, न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में आने की वजह से नेचुरली हमारे पेरेंट्स अपने घर में रहेंगे या जिस जगह पे वो वही रहेंगे। हम एक मेड छोड़ देते, एक सर्वेंट छोड़ देते, बिकॉज हमारी वो कैपेसिटी है, हमारे पास पैसा है, तो मेरे माँ बाप की तरफ वो देखे। बट उनको लगता है कि हमारा बच्चा हमारे पास आना चाहिए। हफ्ते में नहीं आए तो कम से कम 1 महीने में आना चाहिए, 1 महीने में कम से कम दूर रहता तो 2 महीने में आना चाहिए। तो वो यदि नहीं है तो उनके भाव में धीरे धीरे एक इल फीलिंग डेवलप होती है कि ये बच्चा हमें निगलेक्ट कर रहा है, पैसे तो छोड़ रहा है, नौकर छोड़ दिया लेकिन आ नहीं रहा। तो उसका भी वो भी कुछ साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस होते चले जाते हैं, या बिल्कुल फिर डिप्रेस होते हैं। डिप्रेशन की ओर मतलब वो चले जाते हैं? हाँ, नेचुरली भी खाना पीना छोड़ देते हो, अब तो मरना ही ठीक रहता है। पर क्या करें, सिस्टम ऐसी है। अब उस सिस्टम को रिवाइव करना पड़ेगा हमें। यू हैव टू गो बैक अगेन टू जॉइंट फैमिली। ओके, बहुत अच्छा लगा सर आपका हमारे स्टूडियो में आना। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे आपने हमें आंसर्स दिए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी डॉक्टर AK गटपाले के थ्रू। और मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी ये इंफॉर्मेशन हमसे ले रहे हैं, ये बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही जेन्युइन डॉक्टर है। और अधिक जानकारी के लिए हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपके लिए पॉडकास्ट स्टार्ट करें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार।